आज हम साहित्य शास्त्र के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य समाज का आईना होता है। समाज में घटने वाली घटनाओं का प्रभाव साहित्य पर दिखाई देता है। चाहे वह लिखित हो या मौखिक, गद्य हो या पद्य, सभी प्रकार की रचनाओं को साहित्य कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मौखिक रूप से लोकगीतों तथा नाटकों के माध्यम से लोकरंजन किया जाता था। वह भी साहित्य का ही रूप माना जाता है। साहित्य का अर्थ है सहित, यानी भाव तथा अर्थ सहित जो है वह साहित्य कहलाता है। और यह साहित्य लिखने का जो शास्त्र है वह साहित्य शास्त्र कहलाता है। भारतीय साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए साहित्य शास्त्र के लिए संस्कृत के तथा कुछ हिंदी के आचार्यों ने काव्य शास्त्र नाम दिया है। साहित्य शास्त्र में काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। संस्कृत भाषा में साहित्य के स्वरूप का विश्लेषण सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में पाया जाता है। नाट्यशास्त्र में साहित्य का कोई लक्षण नहीं दिया गया है, किंतु साहित्य के अनेक अंगों का विवेचन उसमें है, जैसे कि रस, गुण, अलंकार आदि। परंतु वह नाट्यशास्त्र होने के कारण उसमें मुख्य बल अभिनय पर ही दिया गया है। नाट्यशास्त्र के छठे तथा 7वें अध्याय में रस तथा भावों का और 16वें अध्याय में लक्षण, अलंकार आदि गुण दोषों का विवेचन किया गया है। साहित्य के स्वरूप को व्यवस्थित रूप से विश्लेषित करने का प्रथम प्रयास अग्नि पुराण में देखा जा सकता है। उनके विचार से इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित तथा गुणयुक्त हो। अग्नि पुराणकार की साहित्य विषयक परिभाषा में 5 बातें बताई गई है, जैसे कि इष्ट अर्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष। इससे साहित्य की बाह्य रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। अग्नि पुराण के पश्चात आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही साहित्य कहा है। उनकी परिभाषा इस प्रकार है: शब्दार्थो सहितो काव्यम। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में साहित्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास आदि सभी का समावेश हो जाता है। साहित्य के अंतरंग तत्व रस का उसमें उल्लेख नहीं है। संस्कृत के अन्य एक आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में दोष रहित, गुण वाली और कभी अनलंकृत और शब्दमयी तथा अर्थमयी रचना को काव्य कहा है। उनकी परिभाषा निम्न प्रकार है: तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन्न लंकृति पुनक्वापि। आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य की परिभाषा में 3 बातों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। पहली, दोष रहित वाणी काव्य का पहला गुण है। सदोष होने पर कोई भी रचना काव्य अर्थात साहित्य नहीं कहला सकती है। दूसरा गुण है शब्द और अर्थ से काव्य बनता है। ये दोनों ही काव्य के हेतु माने जाते हैं। और तीसरा है सगुण से रसात्मकता की ओर संकेत है। गुणवत्ता साहित्य में अवश्य होनी चाहिए। अगर साहित्य में कोई गुणवत्ता नहीं हो तो वह साहित्य नहीं कहलाता, वह निकृष्ट रूप का लिखान बन जाता है। आचार्य मम्मट की उपर्युक्त परिभाषा व्यावहारिकता की दृष्टि से सर्वोत्तम है। हम कह सकते हैं कि मम्मट का काव्य लक्षण काव्य के सभी भारतीय प्राचीन काव्य लक्षणों में सर्वश्रेष्ठ है। उनके बाद कई विद्वानों ने इसी परिभाषा को स्वीकार किया है। रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यानी कि उनके मतानुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस साहित्य की परिभाषा में 3 बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहली, रसात्मक वाणी ही काव्य है या रस ही काव्य की आत्मा है। रस यानी कि आनंद। जिस चीज़ में आनंद नहीं आता वह चीज़
किसी काम की नहीं कहलाई जाती, उसी प्रकार बिना रस के कोई वाणी भी काव्य नहीं हो सकती। दूसरा है वाक्य से अर्थ सार्थक शब्द है। कोई वाक्य का अगर कोई अर्थ या कोई भाव उत्पन्न नहीं होता हो तो वह वाक्य निरर्थक माना जाता है। और तीसरा है इस परिभाषा में गुणादि किसी अन्य का उल्लेख न होने से यह माना जाना चाहिए कि अन्य काव्य के तत्व बाह्य अंग मात्र है। उसकी मुख्य विशेषता इतनी है कि शब्दार्थ युक्त रसमय वाणी, यानी कि जिस वाणी में या जिस लिखान में शब्द और अर्थ उत्पन्न होते हो तथा उसे पढ़ने के बाद आनंद आता हो, वही साहित्य उच्च कोटि का साहित्य कहलाता है। संस्कृत साहित्य के परवर्ती काल के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की साहित्य की परिभाषा भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उनकी परिभाषा इस प्रकार है: रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इस परिभाषा में दो बातों की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। पहली, शब्द साहित्य का शरीर है, इन्हें सार्थक और वह भी रमणीय अर्थ से युक्त होना चाहिए, तभी अर्थयुक्त वाणी साहित्य कही जाएगी। और दूसरा, रमणीय का अर्थ पंडित जगन्नाथ ने चमत्कारपूर्ण आह्लाद बताया है। आह्लाद में रस की स्वीकृति है और चमत्कारपूर्ण में साहित्य का अभिव्यक्ति पक्ष आ जाता है, यानी कि पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार अर्थ, भाव और आनंद, यह आनंद यानी कि रस, यही साहित्य के प्रमुख गुण इन्हीं आचार्यों ने भी बताए हैं। अभी तक हमने देखा कि संस्कृत आचार्यों ने साहित्य के लक्षण किस प्रकार बताया है और किस प्रकार के लिखित रूप को साहित्य कहा जाता है, यह उन्होंने बताया। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजी विद्वानों के काव्य लक्षण क्या है। संस्कृत आचार्यों के समान ही पाश्चात्य आचार्यों ने भी काव्य लक्षण प्रस्तुत कर साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पश्चिमी साहित्य शास्त्र का सूत्रपात प्लेटो और अरस्तु से होता है। इन दोनों ने साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु के अनुसार भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण ही साहित्य है। अंग्रेजी की रोमांटिक धारा के प्रमुख कवि वर्ड्सवर्थ ने अपनी परिभाषा में भावों को प्रधानता दी है। उनके अनुसार कविता प्रबल मनोवेगों का स्वच्छंद प्रवाह है। इसका जन्म शांति के समय में स्मरण की हुई भावना से होता है। जैसे कि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब हम जब एकांत में होते हैं, जब हमारे मनोवेग प्रबल वेग से बहने लगते हैं, तब साहित्य का जन्म होता है। कॉलरिज अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए कविता को उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम विधान मानते हैं। उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। मतलब जो अच्छे शब्द हैं उनका अच्छे क्रमानुसार उनकी रचना करना ही साहित्य है, और उनके द्वारा अपने मन की अभिव्यक्ति करना ही साहित्य है। मैथ्यू आर्नल्ड की साहित्य संबंधी परिभाषा में जीवन और विचारात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज़ एट बॉटम ऑफ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मतलब हमारे जीवन की टीकाओं से के कारण हमारे मन में जो साहित्य उत्पन्न होता है वही साहित्य कहलाता है। मैथ्यू उपर्युक्त परिभाषाओं में कहीं भाव पक्ष, कहीं कला पक्ष, तो कहीं जीवन की व्याख्या को महत्व दिया गया है। मतलब समग्र रूप से देखा गया है, अगर देखा जाता है कि काव्य या साहित्य में भाव, कला पक्ष और रस का होना अधिक महत्वपूर्ण है।
संस्कृत तथा अंग्रेजी के विद्वानों की तरह हिंदी के विद्वानों ने भी साहित्य के लक्षण क्या है इसका अपना मनोगत व्यक्त किया है। हिंदी के आचार्यों ने भी साहित्य अर्थात काव्य के लक्षण निर्धारित करने के प्रयास किए हैं। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य संस्कृत साहित्य के ऋणी है। यहाँ तक कि अधिकांश विद्वानों ने संस्कृत के काव्य लक्षणों का ही शब्दानुवाद किया है। आचार्य चिंतामणि ने मम्मट के आधार पर अपनी परिभाषा बनाई है। हिंदी के रीतिकालीन समस्त आचार्यों की लगभग यही स्थिति रही है। आचार्य केशव ने काव्य में कला पक्ष की प्रधानता स्वीकार की है। उन्होंने अलंकार को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। उनके मतानुसार भूषण बिनन विराजई कविता वनिता मुक्त, यानी कि जिस प्रकार आभूषण के बिना स्त्री का रूप खुलकर दिखाई नहीं देता या स्त्री सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी सुंदर नहीं बन सकती। हिंदी के आधुनिक विद्वानों की परिभाषाएं प्राय पाश्चात्य लक्षणों पर आधारित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कवि और कविता नामक निबंध में कविता के स्वरूप के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। द्विवेदी जी ने कविता में 3 गुणों का होना आवश्यक माना है: सादगी, असलियत और जोश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता की परिभाषा विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके मतानुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मतलब जब हमारे आत्मा मुक्त हो जाए, जिस प्रकार हमारी आत्मा की मुक्तावस्था में हम ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था में हमें आनंद आता है, उसे ही रस दशा कहा जाता है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। वास्तव में साहित्य का चरम लक्ष्य हृदय की मुक्ति ही है। वही हमें काव्यानंद का आस्वाद कराती है। सार रूप में कहा जा सकता है कि संस्कृत, पाश्चात्य तथा हिंदी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ये सभी परिभाषाएं अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। वे किसी न किसी एक पक्ष को ही उजागर करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्दार्थमयी रसात्मक वाणी ही काव्य है। काव्य का शरीर है शब्दार्थ और आत्मा है रस। शब्दार्थ में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग कल्पना के द्वारा बुद्धि तत्व की सहायता लेते हुए उसमें अभिव्यक्ति और चमत्कार की सृष्टि भी आ जाती है। वह वाणी जिस रूप में रस रूप रागात्मक तत्व विशेष हो, साथ ही जिसमें अभिव्यक्ति की कुशलता, कल्पना और बुद्धि तत्व द्वारा अभिव्यक्ति का श्रृंगार किया जाता है, वह साहित्य उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है। हमने इस अध्याय में देखा कि साहित्य क्या है, साहित्य शास्त्र किसे कहते हैं, साहित्य के गुण दोष क्या है, और अब हम अगले अध्याय में देखेंगे कि साहित्य के तत्व कौन से हैं, जैसे कि भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। यह जो साहित्य के 4 तत्व हैं, उनके बारे में हम विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिएगा, अपने घर पर ही रहिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता की सहायता कीजिएगा।